अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान की सियासत में कोई भी मुस्तकिल दोस्त और मुस्तकिल दुश्मन नहीं हो सकता और ये बात आज बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। वही बाप पार्टी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही जिसे हासिल है, उसी बाप पार्टी के साथ आजकल मुस्लिम लीग नून अपने मरासिब इस्तेमाल कर रही है और एक बड़ी तादाद ऐसे सियासतदानों की है जो कि इस पार्टी के थ्रू अब ना सिर्फ नून लीग से हाथ मिला रहे हैं बल्कि शायद आगे बनने वाली मुमकिन हुकूमत में भी मुस्लिम लीग नून के काम आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ये समझा जाए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें अब से कुछ अर्सा पहले यही लोग शामिल हो रहे थे, उनका बयानिया न सिर्फ नून लीग बल्कि बाप पार्टी के लिए भी अक्सर तब्दील हो गया है और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले हदफ तनकीद थी, अब उनके साथ मरासिम इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं। यकीनन पाकिस्तानी सियासत में अगले इंतखाबात से पहले बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं और बहुत से नए रिश्ते इस्तेमाल भी हो रहे हैं और बहुत से पुराने रिश्ते ख़त्म भी हो रहे हैं। इस सियासी मंजरनामे में तब्दीलियां क्या हो सकती हैं और इस्टेब्लिशमेंट इसमें क्या रोल अदा कर सकती है? क्या इंतखाबात वाकई मुनसिफाना और शफाफ होंगे या फिर एक मरतबा फिर कौम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक होने जा रहा है? इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं न सिर्फ पसंदीदा हैं बल्कि बहुत सी बातें खुलकर करते हैं और जिस अंदाज में करते हैं हम तक भी और ऐवानों तक भी पहुँच जाती है। बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका कि बड़े अरसे बाद आपने हमारी रिक्वेस्ट को पजीराई बख्शी। सर ये बताइएगा कि ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये किसकी एमा पर हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ ना, क्या हो रहा है? मसलन क्या हो रहा है? भाई देखिए, एक पार्टी थी बीएपी जिसके बारे में कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। कल तक मरियम साहिबा कहती थी कि ये जो बाप पार्टी बनाई गई है इनके जो बनाने वाले हैं, और आज उसी पार्टी के कसीदे उनके वालिद साहब भी पढ़ रहे हैं और दाएं बाएं वही लोग नजर आ रहे हैं। तो नून लीग का बयानिया बदला है या फिर बाप पार्टी का ब्रेन वॉश हुआ है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपने रेड मार दी उन चीज़ों की। रेड मारना जानती हमने मार दी? हाँ, हमने। हाँ, अच्छा। मैं भी शामिल हूँ उसमें, लेकिन मैं उतना शामिल नहीं हूँ। एक लीडर, हर बंदे के साथ एरा गैरा नत्थु खैरा के साथ हम फलां लीडर, एक रहनुमा, एक बयानिया, एक हिकमत, एक सियासत, एक जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, पार्लियामेंट, आइन, कानून, इसकी हमने रेड मार दी है। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने शुरू में कहा कि सियासत में दोस्त ऐसे ये हमारी सियासत में दोस्त और दुश्मन की कोई नहीं। सियासत, हमारी सियासत में अगर आप इसको देखें कि कोई किसी के पास कोई नज़रिया है, कोई नहीं, कोई असूल, कोई नहीं, कोई मंतक, कोई नहीं, कोई अखलाकियात पे खड़ी सियासत, कोई नहीं। फिर तो कोई भी जमात नहीं है ना, और जो है जो मंशूर बनाती है उस पर अमल कहाँ करती है सर? तो मैं अब कोई अभी मैंने कहा है कि इसमें से एक निकाल दें या एक डाल दें। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सियासत में कुछ भी नहीं है। ये सियासत चतर चलाकी तो नहीं होती ना, सियासत दो नंबरी तो नहीं होती ना, सियासत तो झूठ तो नहीं होती ना। सियासत, वो सियासत गाली बन जाती है और गाली बन चुकी है हमारी सियासत, जो असूल, मंतक, अखलाकियात और किसी लॉजिक पे ना खड़ी हो। कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए बाप पार्टी से वोट ले लिए, वो बाप पार्टी जो बाप के कहने के अलावा वोट नहीं डालती, और आपने अगर सिलेक्ट होना था, ताबेदारी करनी थी, जिस तरह इमरान खान ढिठाई से सिलेक्ट हो रहा है और ताबेदारी कर रहा है, अगर यही एक्सपोज होना था तो फिर उसके साथ मिल जाए। अगर मरियम नवाज और नवाज शरीफ अपने असूल कुर्बान कर दें तो वो पूरे पाकिस्तान पर भारी हो सकते हैं, ये कहा था मरियम नवाज ने। अब बाप को गले भी लगा लिया, अब असूल भी कुर्बान हो गए। सर क्यों हो गए? मैं यही तो पूछ रही हूँ ना। अब असूल भी कुर्बान हो गए, अब ताबेदारी भी हो गया, अब ताबेदारी भी हो गई, अब दोनों बाप बेटी पूरे मुल्क पे भारी भी हो गए, अब ढिठाई से एक्सपोज भी हो गए। सर मैं पूछ रही हूँ क्यों, कैसे हो गए? मतलब अब इख्तिदार के लिए ना, तो फिर उनमें और माजी की जमातों पे कोई फर्क तो नहीं रहा? नहीं तो किसके कौन से? लेकिन इसमें अल्टीमेट देखिए नुकसान किसका है? लोगों का ही है ना। सियासी जमातें इख्तिदार के लिए फिर वो सब कुछ करती हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे करवाना चाह रही है। तो ये लोगों के लिए नहीं तो ये लोगों के लिए आप समझने के कर रहे हैं। तो फिर लोगों का नाम क्यों लेते हैं ना? फिर कह दें कि हम इख्तिदार के लिए कर रहे हैं। नहीं तो किसको, आपको कोई शक है, कोई वहम है? सर मैं यही पूछ रही हूँ ना कि ये जो पीटीआई पे तनकीद होती थी कि आरटीएस सिस्टम बिठा दिया, इख्तिदार में ले आए, बिल्कुल उनके सामने लेट गए, तो अब बाकी जमातें ये बात खुल के क्यों नहीं कर रही? देखिए, आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि फौज वो अच्छी है जो हमारे साथ खड़ी हो, अदलिया वो अच्छी है जो हमारे हक में फैसला करे, नैब वो अच्छा है जो हमारे मुखालफिन को पकड़े,
पुलिस FIA वो अच्छी है जो हमारे मुखालफिन को डंडे मारे, मुकदमे वो सच्चे हैं जो हमारे मुखालफिन पे बने, जेलें वो अच्छी हैं जिसमें हमारे मुखालफिन रहे। तो ये कोई आवाम के लिए नहीं हो रहा, मुल्क के लिए नहीं हो रहा, कौम के लिए नहीं हो रहा, ये हो रहा है इक़्तिदार के लिए। और इक़्तिदार के लिए ये भुट्टो और ज़िया अगर इकट्ठे हो सकते हैं, आपको लगता है ये जो आज बयानात बिलावल बुक की काम पे टांग रही हैं और उधर से इनकी काम में टांग, लगता है कि ये कभी इकट्ठे भी थे? किस तरह बेवकूफ बनाते हैं? लगता है कि शायद सिर्फ इलेक्शन के लिए ही लड़ाई है, इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे। अगर इन दोनों को ये लगा कि हम मिलकर इक़्तिदार ले सकते हैं तो हो जाएंगे। लेकिन आपके ख्याल में PTI की कोई जगह नहीं बनती? देखिए इस वक्त PTI 9 मई और हालात के जबर में जकड़ी हुई है, और इस वक्त PTI मुस्लिम लीग नून क्यों MQM, जो कल MQM हराम थी, जब इमरान खान से इत्तेहाद हुआ तो MQM ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, जब बाप इमरान खान के साथ था तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, आज सारा कुछ। और सबसे बड़े इलेक्टेबल्स लोटे, उनके लिए दरवाजे खोल दिए। मरीम नवाज कहती थी लोटों की असल जगह बाथरूम होती है, तो अब गालिबन बाथरूम में पहुंच रहे हैं। तो क्यों जा रही है? बयानिया लेस है, परफॉर्मेंस लेस है। बयानी पे तो आप काम शुरू किया है ना, आप मंशूर लिखने बैठे हैं इरफान सिद्दीकी साहब ना, इससे पहले तो काम ही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बयानिया लेस है इस वक्त तक, परफॉर्मेंस लेस है और मकबूलियत लेस है, ना नवाज शरीफ साहब की पुरानी मकबूल, ना नून लीग की। दूसरी वजह जो अभी आपका सवाल आपने किया था कि इमरान खान जेल में है, PTI तितर बितर है, इनको जलसा छोड़े सियासी कार्नर की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन सारों से मकबूल हैं, वोट बैंक उनके साथ। मेरा सवाल उसमें यही है कि आप जो अभी आज खबर आई कि जी अब उनका ट्रायल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में आया कि जी 4 हफ्ते में मुकम्मल करें। आपको पहले तो लगता है, पहले तो यही डिबेट थी कि जेल में करना है नहीं करना है, अब 4 हफ्तों में वो कर सकेंगे? इतना प्रेशर क्यों डाला हुआ है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर? मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि वाकई इतनी स्पीडली हो सकता है ट्रायल? हाँ, पहले से दिन से था। तो आपको क्या लग रहा है फिर खान साहब को लंबे टाइम के लिए अंदर करना है या फिर नेब को आगे प्रोसीड करने के लिए देना है, जो खबरें रही हैं पिछले पूरा हफ्ता? देखिए इस वक्त इस इलेक्शन में इमरान खान कहीं नजर नहीं आ रहे। खुद उनकी पार्टी होगी अभी, लेकिन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं, बल्ले का निशान होता है कि नहीं, कितनी उनको स्पेस मिलती है, और कितने इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं, कितने फीसद फेयर एंड फ्री तो कभी भी नहीं हुए, लेकिन कितने फीसद होते हैं ये। लेकिन इमरान खान खुद इलेक्शन में नजर नहीं आ रहे, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान को सजा होती नजर आ रही है साइफर में। नंबर 3, वो अभी 1-2 साल के बाद मेरे ख्याल से बाहर निकलेंगे। 1-2 साल कम टाइम नहीं बता रहे आप? हाँ, एक रफ सा आइडिया, क्योंकि अगर इसमें उनको साइफर में सुना है कि 7 साल 10 साल या कुछ इस तरह लंबी सजा हो सकती है, तो फिर उसमें 1-1.5 साल जमानत में लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इमरान खान को बड़ा यकीन है उनके वकला को कि ट्रायल कोर्ट सजा देगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगा। तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, लेकिन सर आपको लगता है ये जो बुशरा बीबी का एक फुलझड़ी छोड़ी गई कि उनको नैब ने 11 सवाल रखे और उसमें अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक जिस किस्म के सवालात थे कि क्या कोई उस्ताद हैं, आपके पास कोई डिग्री है, आप पढ़ाती थी नहीं पढ़ाती थी, तो बेसिकली क्या खान साहब को भी एक तरह से अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई है कि अगर आपने हमारी टर्म्स पे नहीं माना तो फिर आपके साथ जो दूसरे आपके साथी हैं या आपकी अहलियाँ हैं उनको भी हम अंडर ट्रायल लाने की कोशिश करेंगे? क्या ये टैक्टिक तो नहीं थी कहीं? टर्म्स क्या होती हैं? मतलब कुछ तो टर्म्स है ना, अब सब कुछ आप टेलीविजन पे मुझसे ना कहलवाएं। नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के साथ इस वक्त कोई नहीं बैठा हुआ, कोई टर्म्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, 0 टॉलरेंस है। और यानी कोई उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही किसी नॉट एट ऑल, नो, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही। और ये मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नंबर 2, बुशरा बीबी से तो दुआए कनूत भी सुन ली गई है, तो बुशरा बीबी का अगर कोई निकलता है तो ज़रूर गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन जब तक वो तावन कर रही हैं, आ रही हैं, उस वक्त तक तो नहीं करना चाहिए। तो लेकिन मुझे लग रहा है वो भी गिरफ्तार होंगी। अच्छा, लेकिन अब 2 चीज़ें हैं सर कि ये जो नून लीग अलाइंसेस कर रही है, बेसिकली बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि MQM से हाथ मिला रहे हैं, जहां बाप पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, पीपल्स पार्टी को तो आइसोलेट नहीं करे, क्योंकि अब एक नई टर्म लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद अब किंग्स पार्टी के ऊपर बात हो रही है कि जी ये तो किंग्स पार्टी बनने जा रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि वाकई वो PP को भी साइडलाइन कर रहे हैं? PTI तो साइडलाइन हो ही गई है। हाँ, देखिए PTI जब साइडलाइन हुई तो उस वक्त मुकाबला था वजारत उज़्मा का, और बिलावल भुट्टो और जरदारी सब बड़े होपफुल थे कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। बिल्कुल, अभी भी होपफुल है, स्टेटमेंट्स किया। लेकिन जब नहीं, अब तो खैर वो मैं अक्सर कहता हूँ नवाब अब जूनागढ़ का जो पोता है नवाबजादा फैज़ुल्लाह खान, नवाब महाबत खान का बेटा,
उसने कहा है कि मैं जूनागढ़ आज़ाद करवाऊंगा, अभी सरकारी सतह पर नोटिफिकेशन भी जारी करूंगा। तो इस तरह पीपल्स पार्टी के बयानात पे तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो मुझे नहीं लगता कि वो उनके सिरे सजें। और पीपल्स पार्टी को था कि बाप हमारे पास आएंगे, साउथ पंजाब से हमें सीटें मिलेंगी, आज़ाद कुछ हमारे साथ मिलेंगे, वो सारे ख्वाब बिखर गए। मेरे कायद महबूब कायद नवाज शरीफ साहब सब कुछ ले गए। तो इसलिए पीपल्स पार्टी तो एक साइड पे है। सिंध अब उनका मेन इंटरेस्ट सिंध में है, क्योंकि सिंध में भी बशीर मेमन साहब सदर बना के कुछ इत्तेहाद बन रहा है, तो वो तो उनका समझ तो आती है। लेकिन उनको कोई सियासतदान नहीं मिला, उन्होंने बशीर मेमन साहब को मुंतखब किया। बशीर मेमन साहब से बड़ा कोई सियासतदान है? आप बताएं, मुझे क्या पता, मैं तो उनको ब्यूरोक्रेट समझती हूँ। नहीं, बहुत बड़े सियासतदान है। अच्छा, यानी कि सही चॉइस है वो। हाँ, बहुत कमाल की चॉइस है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये पंजाब में आईपीपी क्या कर रही है सर? कुछ समझ नहीं आ रही, किसके पीछे हैं, किसके साथ हाथ मिलाएंगे? और ये काफ लीग, ये दो पार्टीज हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा कि इनका ऊंट बैठेगा किस करवट। देखिए, अगर तो हुए ना 50% भी फेयर इलेक्शन, तो जहांगीर तरीन अपनी सीट भी हार जाएंगे। आईपीपी इसका बाकी तो छोड़ देना। लेकिन है तो सब वही लोग ना जो पीटीआई के थे। नहीं, अच्छा, फॉर एग्जांपल आप हैं पीटीआई की, मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल नहीं हूं पीटीआई, मैं हूं नून लीग का। अच्छा, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप, हम दोनों हैं। आप क्यों देंगी वोट जहांगीर तरीन को जब वो इस मुश्किल वक्त में छोड़ गए? मैं नून लीग का हूं और मैं पीपल्स पार्टी का हूं, मैं क्यों वोट दूंगा जहांगीर तरीन? तो जहांगीर तरीन के अपने वोट हैं, लेकिन वो होंगे 20,000 30,000 विनिंग वोट तो नहीं है ना। तो जहांगीर तरीन, परवेज खटक एक वाहिद बंदा है जिसकी फेयर कोई इलेक्शन हो तो अपनी सीट शायद वो जीत जाए। बाकी परवेज खटक ग्रुप भी फारग है, आईपीपीज भी फारग है। ये इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि कोई 15-20 सीटें लेके प्रेशर ग्रुप के तौर पर जब हंग पार्लियामेंट टाइप आए, पंजाब की वजारत आला कोई जुगाड़ लग जाए अलीम खान साहब का, और उधर केपी में लग जाए, उधर मरकज में हम कुछ ले लें, तो वो जो होती है वो है। और काफ लीग का भी कोई नहीं है, वोट है इस वक्त हामी इमरान खान और एंटी इमरान खान। लेकिन सर, अब इसमें कितनी चॉइस है? आप एस्टेब्लिशमेंट के भी माशाल्लाह खासे करीब हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या पीटीआई को वाकई ये लगता है, एक तो ये कि उनकी ये शिकायत ज़रूर है कि उनको जगह नहीं दी जा रही, लेकिन नून लीग को इतना खुला मैदान दे दिया जाएगा? 2/3 मेजॉरिटी वाली गलती दोबारा तो नहीं होगी 90s की तरह? पहले तो दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद कि मैं बड़ा खुश हुआ हूँ और मुझे बड़ा कि मैं उनके करीब हूँ। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। शक्कर, देखिए, आप पहली दफ़ा आए, मैंने इसीलिए आपको अच्छे नोट पे। हाँ, नहीं, आपका मुँह में घी शक्कर, अल्लाह करे ऐसे ही हो। दूसरी बात यह है कि 2/3 मेजॉरिटी तो मुझे नहीं लगता नहीं मिलनी, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो, लेकिन इतनी सीटें होंगी कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए। बनेंगे नवाज शरीफ साहब भी? शहबाज शरीफ साहब आपको नहीं नजर आ रहे? ये नवाज शरीफ साहब अगर उनके 2-3 हैं फॉर्मेलिटी सी, सजाएं हैं, नाअहली है, तो वो अगर क्रॉस कर गए तो बनेंगे। लेकिन इस वक्त भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ही हैं, जो उनका प्रोटोकॉल है, जो उनकी शानी, और जो खुद को भी समझ रहे हैं, जिस तरह वो तकरीरें फरमाते हैं, जिस तरह वो करते हैं, वज़ीर आज़म है। हाँ, अच्छा, आखिरी सवाल है क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है शाह साहब, कि जब भी कभी ऐसा होता है कि नून लीग हुकूमत में आती है तो कुछ ही टाइम के बाद इनके ताल्लुकात इदारों के साथ ख़राब हो जाते हैं, या तो वो क्रॉस कर लेते हैं लाइन या ये क्रॉस कर लेते हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो बज़ाहिर आजकल बड़े अच्छे मरासिम हैं ये साल डेढ़ में ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उसमें एक बड़ा रोल मरियम साहिबा भी अदा करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर से खराब होंगे। फिर से खराब होंगे आपके ख्याल में? तो फिर ये 5 साल पूरे करते हुए नजर नहीं आ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा महबूब कायद नहीं, फिर वापस आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपके महबूब कायद? मेरे महबूब। चलें, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब के साथ बहुत से सवालात रह गए इस नशिस्त में। एक मुख्तसर उसके बाद पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में नून लीग की मौजूदगी के ऊपर क्या टेक है, ये उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन बलूचिस्तान में नून लीग को बज़ाहिर जो कामयाबी मिलती नजर आ रही है, उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ माह पहले इसके ऊपर खासा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई है। अगर एक बड़ी पार्टी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के जेर असर कही जा सकती है, वो अगर मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि यकीनन नून लीग सूबाई हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन असल बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में शामिल है, बल्कि बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच साहब। कादिर बलोच साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में पहली मरतबा। सर, ये फरमाइएगा कि नून लीग का तो एक खास बयानिया था और वो यही बात करते थे कि ये पार्टीज बलूचिस्तान की किस तरीके से बनी, किस तरीके से इख्तिदार में आई और लाई जाती रही हैं। आज उन्हीं पार्टियों के साथ दोस्ती का हाथ मिला रहे हैं सर?
सना ये मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान में हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 तक, और 2018 से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 8 महीने पहले, नून लीग की गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक एतमाद लाया गया और उनकी गवर्नमेंट वहाँ पर तब्दील की गई और उसके जगह पर ये लोग आए जिनको बाद में बाप पार्टी का नाम दिया गया, इनको इससे पार्टी इनकी बनाई गई और फिर इन्हीं लोगों को 2-3 महीने के अंदर अंदर लॉन्च किया गया इलेक्शन में, और इलेक्शन में कामयाबी भी हुई उनको, और फिर सेनेट में भी कामयाबी हुई, इनका सेनेट का चेयरमैन भी आ गया, चीफ मिनिस्टर भी इनके आ गए, और फिर बाद में इनकी हुकूमत रही, और हुकूमत इनकी तकरीबन जाम साहब के दौर में तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताउन था और कुछ 4 साल के करीब उन्होंने हुकूमत भी की बलूचिस्तान पे। तो ये हमारे मुस्लिम लीगी भी आप इनको कह सकते हो, इन लोगों को जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ नून लीग में शामिल हो गए। हम हमारे पुराने लोग थे, हमारे से मेरा मकसद ये था कि पहले मैं इस पार्टी में था, इस वजह से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर ये तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक थे क्योंकि उनके एलाइज बन के बलूचिस्तान में हुकूमत कर रहे थे। अभी दोबारा हुकूमत में जाने का उन्होंने सोचा है। तहरीक इंसाफ में जो उनके एफिलिएटेड लोग थे, वो जो मुस्लिम लीग नून वाले और जो बाप पार्टी वाले बन गए थे, वो कुछ लोग को 5-6 महीने पहले पीपल्स पार्टी में आए थे, खुद जाके वहाँ पर शामिल हुए थे बिलावल हाउस में जरदारी साहब के साथ मिलके। सर कतर कलामी की माजरत, मुझे एक सवाल की, कादिर बलोच साहब सर मुझे एक सवाल की इजाजत दें। मैं यही नुक्ते पे आ रही हूँ सर कि ये इतनी पार्टीज बदली, आपके दोस्त रहे, फिर आपके ऑपोजिशन में चले गए, फिर दोस्त बन गए, फिर ऑपोजिशन में चले गए। सर ये वजह क्या है कि इन पार्टीज को, इलेक्टेबल्स को लेने के लिए सियासी जमातें मजबूर हैं? यही नून लीग बाप पार्टी के ऊपर तनकीद करती थी, लेकिन यही नून लीग इन पार्टी के लोगों को जौक दर जौक शामिल भी कर रही है। सर मजबूरी क्या है नून लीग की? सर देखिए जी, मैं नून लीग को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं सियासी निज़ाम को इल्ज़ाम दूंगा। मियां नवाज शरीफ रिकॉर्ड पे है, इन्होंने कहा था कि मैं किसी लोटे को अपनी पार्टी में नहीं लूंगा। मियां नवाज शरीफ रिकॉर्ड पे हैं जब इन्होंने बाप पार्टी के खिलाफ उन्होंने बड़ी शिकायतें की जी। मियां नवाज शरीफ गो के यहाँ पर मौजूद थे या नहीं तो मुझे याद नहीं पड़ रहा है, जबकि सेनेट के इलेक्शन हुए उन्होंने बड़ी खफगी और नाराज़गी का इजहार किया था जब हासिल दिग्विजय मरहूम को शिकस्त हो गई थी और उसके नतीजे के तौर पे संजरानी साहब चेयरमैन बन गए थे, और वही नवाज शरीफ साहब अभी दोबारा इनसे गले मिल रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं क्योंकि प्रॉबेबली उनको ज़रूरत है कि उनकी हुकूमत बन जाए, बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी, और मुल्क पे हुकूमत बनवाना चाहते हैं, ये उनकी ज़रूरत है। उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि अपने असूलों से रूगर्दानी वो क्यों कर रहे हैं, वो कौन सी मजबूरी है कि जो कुछ उन्होंने कहा। मैं तो ये उनके लिए बहुत बड़े आदमी हैं, मैं ये तो लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि थूक छाटने वाली, लेकिन अच्छा नहीं लगता है लोगों की, कुछ लोगों के बारे में राय होती है। मैं भी एक ऐसा आदमी हूँ, मेरी पॉजिटिव राय है मीर नवाज शरीफ की शख्सियत से मुतालिक, गो के उनके प्रोग्राम से मैं मुतफिक नहीं हुआ। आज मैं पीपल्स पार्टी में बहुत खुश हूँ, हमारी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे और उनके दरमियान में लोगों की शमूलियत पे एक फ़र्क है। वो वहाँ से पंजाब से लाहौर से चल के यहाँ पर खुद उनकी बेटी, उनका भाई, पूरी पार्टी के उनकी हाई कमान यहाँ पर आई लोगों को शामिल करने के लिए। हमारे पास तो शामिल होने के लिए वहाँ पर लोग जो हमारा ग्रुप तो वहीं शामिल हुआ था, बाकी काफ़ी लोग, हमारे 7-8 आदमी थे, वहीं पर बिलावल हाउस कराची में जाके उन्होंने पार्टी में शमूलियत। अच्छा कादिर बलोच साहब, सर ये बताइएगा कि आपने खुद अभी शुरू में अपनी गुफ्तगू के जिक्र किया कि कुछ लोग पहले पीपल्स पार्टी में आए जो अब दूसरे तरीके से अब नून लीग में जा रहे हैं। सर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ महीने पहले जो बलूचिस्तान पे काम किया था, उस वक्त कैसा सिनेरियो था कि ये लोग पीपल्स पार्टी में चले गए, लेकिन अब अगर हवा कहीं और की चली है तो अब ये नून लीग में जा रहे हैं? क्या इसका मतलब समझा जाए कि जो सूबाई हुकूमत है वो अब बज़ाहिर आपको लगता है कि नून के पास जाने वाली है बलूचिस्तान में? मैं क्या कह सकता हूँ सर, ये कुछ लोग थे बड़े नामी गिरामी, बहुत बड़े नाम हैं उनके, और वो कुछ 7-8 महीने मेरे ख्याल में, इतना ही अरसा, इससे भी कम है शायद, या इतना ही अरसा था कि वो खुद गए और पीपल्स पार्टी में उन्होंने, यानी उनकी वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद वो पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टियों में चले गए, 2-3 पार्टियों में, दोबारा जाके उन्होंने दोबारा जो ना मफलर अपने गले में डाला, फ़ोटो खिंचाया और पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो जाते, या कोई ऐसी सलूक उनसे नहीं की गई थी कि वो और उनके बाकी जो अजीज़ व अकारिब हैं
वो पार्टी को छोड़ देते और उस पार्टी में चले आते। लेकिन सवाल का बेहतर तरीका वो जवाब दे सकते हैं कि उनकी शिकायत क्या थी और कौन सी वो ख़ास बात उनको नज़र आई, सवाए इस बात के जो आप कह रही हैं। आप जो कह रही है मेरे ख्याल में उसमें बहुत वजन है कि शायद उनको ये नज़र आ रहा है कि नून लीग यहाँ पर हुकूमत बनाने जा रही है और इसी उम्मीद के साथ उस हुकूमत का हिस्सा बनना और हुकूमत से जो फ़ायदे होते हैं वो उठाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी तब्दील की है। और साथ ही उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने कहा था कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से रहे, लेकिन अभी उनकी अट्रैक्शन इस तरफ आ गई है। तो इसको यही इतना ही छोड़ सकता है उसको। नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी टाइम से शिकायत करी है लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की, फिर नवाज शरीफ साहब के मुकदमात जो ख़त्म जिस तरीके से हो रही हैं, जिस तरह उनके हवाले से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फिर उनके आने पर जब उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया उस तरह, तो पीपल्स पार्टी में भी इस पर तनकीद हुई। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कायरा साहब ने एक प्रोग्राम में उनके हवाले से गुफ्तगू की और जो उनकी गुफ्तगू थी वो बज़ाहिर जो पीपल्स पार्टी जो बयानियाँ रख रही है नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक उससे मुख्तलिफ थी। मैं ज़रा आपको वो सुनवा, उसके बाद सर मैं आपसे सवाल करती हूँ। सर, जमहूरियत के लिए भी और उनके लिए भी जो तरीका कार है वो अच्छा नहीं है। अब कायरा साहब ने सर दो बातें की हैं, एक तो ये कि उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन अगर वाकई लगता है ज्यादती हुई है तो अगर उस ज्यादती के लिए कुछ उसका ओवरकम करने के लिए कुछ किया जा रहा है तो इसमें तो अच्छी बात है। फिर क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब को अबव द लिमिट जाके रिलीफ दिया जा रहा है? सना कोई ऐसी चीजें हैं जिनको रिपीट करना मुनासिब नहीं लगता है। जो हैपनिंग्स हुए हैं, वाकयात हुए हैं, ऑन ग्राउंड हो चुकी हैं, सब दुनिया ने देख लिया। अब मैं उस पर क्या कमेंट करूं? ये हकीकत नहीं है कि जहाज के अंदर कार्रवाई की गई, ये हकीकत नहीं है कि एक आदमी उस वक्त तक कन्विक्ट थे, उसका जमानत नहीं हुआ था और उसके लिए वो तमाम फैसिलिटीज क्रिएट किए गए और उसके बाद जलसा वगैरह जो कुछ भी है। मेरे ख्याल में इनके मुझसे आप इसकी कमेंट न मानेंगे उससे ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक। चलिए सर, मैं आपको ज्यादा मुश्किल में नहीं डालती। सर, एक आखिरी सवाल इस हवाले से, सर बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि लाहौर पे फोकस करना चाहिए और पंजाब में बज़ाहिर नून लीग कमज़ोर नज़र आती है। सर, आप खुद भी नून लीग का हिस्सा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो 16 माह की हुकूमत थी इसके बाद सर नून लीग कमज़ोर पोजीशन पे गई है और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी का एक पूरा हवा बना हुआ है, आपको लगता है इसमें कोई वजन है? सना, मैं इसके बारे में नवाज शरीफ साहब की तकरीर का हवाला आपको देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने जब हुकूमत छोड़ी 2017 में और जब तकरीर की, उस तकरीर के अंदर जो तमाम बातें उन्होंने की, 17 के बाद जंप करके 23 पे आ गए। दरमियान वाली कार्रवाई को बिल्कुल उन्होंने टच नहीं किया। इस दौरान में इनके पार्टी ने मिलकर पीडीएम में एक तहरीक चलाई 3-3.5 साल के लिए, फिर उसके भाई ने हुकूमत चलाई 16 महीने के लिए। ना हुकूमत के बारे में बात की, ना उस तारीख के बारे में बात की, ना उस हुकूमत के अचीवमेंट के बारे में बात की। तो अब ये हर एक आदमी ये कह रहा है कि पंजाब में बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी है और वहाँ से वो कामयाब होंगे और मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में बनाएंगे। मुझे सिर्फ एक बात सामने आ जाती है और वो मुझे सोचता हूँ कि ये बयानिया लोगों के सामने क्या पेश करेंगे कि कौन सी वो कार्रवाई ऐसी है जिसके बुनियाद के ऊपर ये लोगों से वोट मांगने जाए। जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, बीमार पड़ गए, उसके बाद उनको ज़रूरत पड़ गई कि लंदन चले जाए और वहाँ पर फिर ज़रूरत रही कि वो 4 साल तक रहे और वो बीमारी के हिसाब किताब के बाद जैसे भी है उनकी बयानिया को कबूल करते हुए वो वापस आए। तो इस दौरान में उन्होंने कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं की थी, कश्मीर फतह नहीं हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ था, वो वापस आ गए। वापस आने के बाद जो भी उनको रिलीफ मिला वो अपनी जगह पे एक तकरीर उन्होंने की, एक जलसा किया। अभी उस जलसे को बयानिया बनाने ना पाकिस्तानी अवाम को बतौर चूरन वो पेश कर देना कि चूंकि उस जलसे में बहुत सारे लोग थे तो लिहाजा इससे ये अखज़ करना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम में भी उसके पीछे है, लिहाजा उसको वोट करेंगे। और जलसा किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, एटलीस्ट मैं तो उसका गवाह हूँ। मैं यहीं पर इस्लामाबाद में था और वैसे भी मुल्क को हम फॉलो करते हैं कि कितनी एफर्ट की गई, कितनी मेहनत की गई, कितने पैसे खर्च हुए, क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इतने सारे लोग लाए और कोई और नहीं ला सकता है। इससे भी बड़े जलसे मौलाना फजलुर रहमान ने लाया था यहाँ पर इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल में कई गुना ज़्यादा लोग उन्होंने लाया था यहाँ पर। इससे बड़े जलसे इमरान खान करते रहे, इससे बड़ा जलसा और जमघट्टा जो है ना वो अपना रिजवी साहब के डेथ के ऊपर हुआ था। कोई अनूनी बात नहीं है, कोई और सियासी
जमात भी इस किस्म की कार्रवाई कर सकती है। सो लिहाजा इस फौरन इस कंक्लूजन में पहुंचना उस जलसे के बाद कि जी अब सब कुछ ठीक हो गया, 3 महीने के बाद लोग पागलों की तरह निकलेंगे और अगर दरख्त के ऊपर भी टिकट लगेगा PMLN का तो लोग उसको वोट देंगे, सोचने की जरूरत वो माहौल बिल्कुल बदल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू। जनरल टायर अब्दुल कादिर बलोच साहब एक बड़े सीजन और यकीनन मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतों का हिस्सा ज़रूर रहे, लेकिन नून लीग का इस वक्त जो तर्ज सियासत है उसके नाक़िद भी हैं और रियलिटी भी कुछ ऐसी है जिसके हवाले से वो बता रहे थे। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि सियासत अपनी जगह, लेकिन मईशत के चैलेंजेस में IMF से होने वाला मुमकिना अग्रीमेंट अभी भी हतमी शक्ल में दाखिल नहीं हो सका है। उसमें आखिर रुकावट क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF से पाकिस्तान का स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट बिला आखिर हो चुका है। पिछले कुछ दिन से उनकी मीटिंग ज़रूर हो रही थी, लेकिन क्या शराइत रखी गई हैं, क्या मिनिमम बेयर एजेंडा था जो कि मान लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से? ये ज़रूर है कि इस एग्रीमेंट से पहले ये कहा गया था कि पाकिस्तान वाकई बड़े मुश्किल हालात में इस एग्रीमेंट के ऊपर, उन शराइत के ऊपर काम कर रहा है, उनकी पजीराई होनी चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट से पहले शराइत अपनी पूरी मनवाने की IMF ने कोशिश की थी। आखिर वो क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसी के ऊपर हम जरा बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए सीनियर माहिर माशियात मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो ये बताएं कि ये अच्छी खबर बड़ा लेट आई कि एग्रीमेंट बिला आखिर हो गया है। आपके ख्याल में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं, क्या निगोशिएशंस थी जिनके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है दोनों तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आप ये जो न्यूज़ ब्रेक कर रही है ये जो है कौम के लिए एक सुख का सांस लेने के बराबर है। और जो पिछले 2 साल से IMF के जब रिव्यूज आते थे तो हम ये देखते थे कि IMF जो है उस रिव्यू को जो 15 दिन में निपटना चाहिए था वो महीनों लगा देते थे। शौकत तरीन साहब का भी जो आखिरी रिव्यू था वो नवंबर से शुरू हुआ था, फरवरी में जाके खत्म हुआ था। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब का जो है वो जो है मई से अप्रैल से शुरू होना था, वो जाके अगस्त में खत्म हुआ था। और डार साहब ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, वो जो है अक्टूबर नवंबर से शुरू होना था वो अगले साल जून तक गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रिव्यू है ये 2 नवंबर को IMF की टीम ऑन टाइम पाकिस्तान आई और 15 नवंबर को उनका ओरिजिनली शेड्यूल था। 15 नवंबर अभी खत्म नहीं हुई और उन्होंने प्रेस रिलीज निकाल दी है। अभी हम जब बात कर रहे हैं इससे कोई 5, 7, 10 मिनट पहले ही निकाली है। और मैं उस प्रेस रिलीज को ही देख रहा था। जो इसमें अच्छी बात यह है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है ये जो विंडो थी पिछले 3 महीने की, उसमें जो हुकूमत पाकिस्तान ने काम किया है और हमारी जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी उनको, स्टेट बैंक को और बाकी माशी टीम में जो लोग थे, ये मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की इंडोर्समेंट आलमी इदारे से आई है तो ये जो दूसरे इदारे हैं जो पाकिस्तान को कर्ज देती है वो उसको बड़ा पॉजिटिवली देखेगी और वो पाकिस्तान के लिए एक लीनियंट व्यू रखेगी। और आने वाले दिनों में अभी IMF की $70 करोड़ की किस्त जारी हो जाएगी और दूसरे इदारों ने भी जो पेमेंट्स रोकी हुई थी वो भी आ जाएंगी। इसके अलावा सरमायाकारी जो सऊदी अरब और इन ममालिक से आनी थी वो भी IMF के मुंह को देख रही होती है बेसिकली। तो वो भी तैयार बैठे हुए थे, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि IMF रिपोर्ट कार्ड क्या देगा पाकिस्तान। तो यहाँ तक तो देखें बहुत अच्छा हो गया, गुडी हो गया ना। लेकिन अच्छा, मैं मुज़म्मिल सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें थी जो टैक्सेस के ऊपर बात कर रहे थे, शराय सूद पे बात कर रहे थे, कई मुश्किल फैसले तो हमने कर लिए, लेकिन आपके ख्याल में कुछ पाकिस्तान ने भी उनसे कुछ ना कुछ कंपनसेट करवाया है, मनवाया है, या सब कुछ हमने ही मानी है उनकी? देखें, इसमें यही मैं अभी बात करने वाला था कि अच्छी चीज ये है कि इस पे उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई कि आप फला चीज करेंगे तो हम ये 70 करोड़ जारी करेंगे। अब फॉर्मेलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाएगा, वो अप्रूवल देंगे और कोई मिनी बजट भी नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये बात बोल दी है कि पाकिस्तान के रिस्क जो है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पाकिस्तान को कंटिन्यूसली जो है अपनी बेहतरी के लिए अपने कर्जों को जो है प्रोटेक्शन देनी होगी, किस तरह अदा करना है। ग्रोथ रिस्क को उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जो रीजन में इस वक्त जो इसराइल वाले मामलात हैं उससे भी पाकिस्तान के मसाइल बढ़ सकते हैं, उस पर उन्होंने एम्फेसाइज किया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये तमाम प्रोग्राम से जो मुश्किलात बढ़ी हैं गरीब आदमी की, तो वो हुकूमत पाकिस्तान को जोर दी है कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पैसे वल्नरेबल को दें। तो ये अब तमाम चीज होने के बाद मैं समझता हूँ कि
पाकिस्तान के अगले इलेक्शंस तक के मामलात जो है माशी जो हैं उसमें बिगाड़ नहीं आएगा। अब आईएमएफ ने बड़ी चीजों को पकड़ लिया। आईएमएफ ने क्या कहा कि जो टैक्स नहीं दे रहा उनसे टैक्स ले। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि सना मिर्जा मुजम्मिल की तनख्वाह पे और टैक्स बढ़ा दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है फला चीज पे जो है कीमत बढ़ा दें। उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स नहीं दे रहे, जैसे ज़रात वाले नहीं दे रहे, एक्सपोर्टर्स नहीं दे रहे, रियल स्टेट वाले नहीं दे रहे, रिटेलर्स नहीं दे रहे, टैक्स नेटवर्क में लेके आए, उनको लेकर आए और श्योरिटी दे। फिर उसके अलावा उन्होंने इखराजात कम करने पे जोर दिया कि ये वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो है अपने इखराजात को जो है आप पुल बैक करें। ये नहीं कि इधर एक तरफ कर्ज दिए जा रहे हैं और आप इखराजात पे कंट्रोल ही नहीं है। तो एक तरीके से एक अच्छी बुनियाद डल रही है और अब मैं समझता हूं कि टाइम आ गया कि इसी चीज को ले जाते हुए ये केयर टेकर गवर्नमेंट और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक होल्डर है वो बैठे और एक जामा, वो जो कहते हैं, मैं तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी से मुझे नफरत है ये वर्ड से, चार्टर ऑफ इकोनॉमी से सही। मैं ये कहता हूँ मतलब इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान पे जो है एक तमाम सियासी जमातें जो है बात करें। देखिए अभी उन्होंने एक बात बोली कि ये जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ये इनके नुकसान कम हो। अभी पीआईए ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है कहती है नहीं बेचो। आखिर कब तक नुकसान करवाएंगे आप? ठीक है ना। तो ये तमाम चीजों पे अब बातचीत हो जानी चाहिए। अब पाकिस्तान मजीद जो है ना कोई झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिल के 4 दफा स्टंट लग चुके हैं, 5वीं दफा स्टंट लगाने की अब जगह नहीं है, सीधा दिल ही बंद होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने। पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तानी अवाम किसी तौर भी मजीद इस वक्त झटके अफोर्ड नहीं कर सकते। मुजम्मिल असलम साहब हमेशा की तरह टू द पॉइंट और प्रिसाइज। आईएमएफ का एग्रीमेंट हुआ है, पाकिस्तान की रियलिटी पिक्चर क्या है और पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या हैं बड़े महदूद हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह पाकिस्तान ने इलेक्शन तक का टाइम प्रिजर्व कर लिया है। लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए यकीनन चैलेंजेस जो हैं वो इससे ज़्यादा होंगे जब नया एग्रीमेंट इलेक्शंस के बाद उनसे मुमकिन तौर पर किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मईशत के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।